हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक है। और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक। सो आज का जो टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक हमारा हीम बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब समझना, देखो ये जो हीम बायोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ये आपका मेजर साइट जो होती है वो कहाँ पर होती है? मेजर साइट्स कौन सी हैं आपकी? लिवर है और बोन मैरो, ठीक है। तो आपका जो मेजर साइट्स होती हैं वो कौन सी होती है? एक तो लिवर होती है और एक आपका बोन मैरो में। इन दोनों में क्या होती है? हीम बायोसिंथेसिस होती है, ठीक है। देखो इन दोनों में मेजर साइट्स तो ये है ही है, ठीक है, लेकिन कुछ वेरिएशन अलग टिश्यू भी होते हैं जहाँ पे हीम सिंथेसिस होती है, ठीक है, मतलब कुछ टिश्यू में, ठीक है। बाकी इन दोनों में तो ये मेन तो है, ठीक। आप सुनो, अब क्या है, अब देखो मैंने एक चीज़ बताया, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। देखो तुमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, कौन सी? एक तो आपका ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ठीक है, और यूरिया साइकिल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आज आप क्या पढ़ोगे? हीम सिंथेसिस, ठीक है। देखो ये तीन एक ऐसे प्रोसेस हैं, ये तीनों एक ऐसे प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए हमें दो कंपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहला कंपार्टमेंट कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दूसरा कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इनको करने के लिए हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, ठीक है। मतलब ये एक ही कंपार्टमेंट में से नहीं हो सकती, दोनों कंपार्टमेंट चाहिए होते हैं इन तीनों रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि इन तीनों रिएक्शन के आधे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, आधे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। अब देखो तुमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ लिया है, यूरिया साइकिल पढ़ लिया, ठीक। अब हीम सिंथेसिस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो इसका इनिशियल रिएक्शन होती है, जो इनिशियल स्टेप होता है, शुरुआती स्टेप जो होता है, ठीक है, एंड जो लास्ट 3 स्टेप होंगे, बच्चों ध्यान समझना, जो इनिशियल स्टेप और लास्ट के 3 स्टेप जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक। और दूसरा, और जो बीच के जो रिएक्शन बच चुकी हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन जो बच गई हैं, वो कहाँ पे होंगी? साइटोप्लाज्म में। तो इतना समझ आया, ठीक है। तो इतना पहले तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक। तो इनिशियल स्टेप, लास्ट 3 स्टेप कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाकी जो इंटरमीडिएट जो बीच की रिएक्शन होंगी वो कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में, ठीक है बच्चों, ठीक। अब चलो, अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं पूरी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कोशिश करूँगा तुम्हें समझ आए, ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये, ठीक है, ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो ये आपके क्रिस्टे हो गए, ठीक है, ठीक। अब शुरुआती में क्या होता है? देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका जो ग्लाइसिन प्लस सक्सिनिल कोएंजाइम है, ठीक है। आपका ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं? डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, जिसे तुम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? ALA, ठीक है। तो डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड बना, जिसे तुम शॉर्ट फॉर्म में ALA बोलते हो, ठीक। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, ठीक है, उसका नाम है ALA सिंथेज टाइप 1। बच्चों एंजाइम का ध्यान रखना, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ALA का फॉर्मूला पता ही है ना, डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, ठीक है। और कौन सा एंजाइम है? सिंथेज टाइप 1, ठीक है, ठीक। और इस रिएक्शन करने के लिए इस एंजाइम को इस रिएक्शन करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? PLP क्या है? विटामिन B6, मतलब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है।
इतना समझ आया बच्चों। अब देखो डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड था, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आपका एक तो कोएंजाइम ए निकल गया और आपका CO2 निकल गई, ठीक है, बताओ इतना समझ आया, ठीक है बच्चों। ठीक, तो एक ग्लाइसिन प्लस सक्सेसिव कोएंजाइम आपस में मिले तो क्या बना, डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेट टाइप 1, ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, PLP पाइरोक्सोफॉस्फेटाडीन, और इससे क्या निकल गया, कोएंजाइम ए निकल गया और CO2 निकल गया, ठीक है बच्चों। ठीक, अब सुनो, अब देखो, अब ये डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड बना है, अब ये कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म में। ये मेरा कौन सा हिस्सा है, साइटोप्लाज्म, ठीक, तो ये डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, चलो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड, ठीक। अब सुनो, अब देखो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, अब ये आपका जो कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा पॉर्फोबिलिनोजन, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, पॉर्फोबिलिनोजन में, ठीक। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा आएगा, डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, ठीक है। तो डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, डिहाइड्रेटेज का मतलब क्या है, वाटर रिमूव होगा, तो इससे क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, कितने मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होंगे, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया, ठीक है ना। ठीक, अब आ गया, ठीक है, अब समझना, देखो ये वाला जो एंजाइम होता है ना, डेल्टा अमाइनो लेवनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, ये आपका जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, मतलब इस एंजाइम में क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, ठीक है। अब ये पॉर्फोबिलिनोजन जो होगा, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में, ठीक है, किस में, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, देखो मैं हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन को मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ HMB, ठीक है, ठीक, लेकिन तुम्हें पेपर जब करोगे तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ठीक है, नंबर कट जाते हैं, पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये HMB लिख सकते हो, तो एंजाइम कौन सा आएगा, HMB सिंथेज, ठीक है, तो कौन सा हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 4 अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब सुनो, अब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा किस में, यूरोपोरफायरिनोजन 3 में, यूरोपोरफायरिनोजन 3 में, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, देखो यूरोपोरफायरिनोजन 3 बन रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेज, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 बन रहा है तो सिंथेज आ गया, ठीक है, एंजाइम का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, इस रिएक्शन में पता है क्या होता है, इस रिएक्शन में आपकी जो रिंग होती है वो क्लोज होती है, मतलब जो रिंग होती है वो आप देखो, ये जो होता है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो इसमें रिंग प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, लीनियर की फॉर्म में है। तो अब क्या होगा, रिंग आपस में क्या होंगी, क्लोज होंगी, ठीक, और क्या होंगी, आइसोमराइजेशन होगा, ठीक है, इतना ये समझना, ठीक। तो रिंग क्लोज हुई यहाँ पे और आइसोमराइजेशन हुआ, ठीक है। अब यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, कॉपरोपोरफायरिनोजन, किस में, 3 में। अब देखो इसमें और इसमें क्या है, 4 मॉलिक्यूल किसके निकाल दो, CO2 के, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, सिंपल सी बात है, किससे निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे, तो कौन सा एंजाइम आएगा, यूरोपोरफायरिनोजन, ठीक है, 3 डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो ये अब ये कॉपरोपोरफायरिनोजन 3 जो है, अब सुनो, देखो इतनी रिएक्शन कहाँ होगी, ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, ये
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। हाँ, आम जैसा लग रहा है थोड़ा, लेकिन ठीक है। ठीक है, देखो अब ये कॉपरोपोरफाइरिनोजन है, ये कहाँ आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कॉपरोपोरफाइरिनोजन थर्ड। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफाइरिनोजन में, नाइन्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे एंजाइम आएगा कॉपरोपोरफाइरिनोजन थर्ड ऑक्सीडेज। ठीक है, थर्ड। और ये कैसा एंजाइम है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? ये निकल गया। ठीक है, अब सुनो, इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में आपका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक, और ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? CO2 मॉलिक्यूल। इतना समझ आया? तो कॉपरोपोरफाइरिनोजन थर्ड जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटोपोरफाइरिनोजन नाइन्थ में। किस एंजाइम की वजह से? कॉपरोपोरफाइरिनोजन थर्ड ऑक्सीडेज, जिसमें क्या हुआ? CO2 निकल गया। और क्या हुआ था? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ये प्रोटोपोरफाइरिनोजन नाइन्थ जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटोपोरफाइरिन नाइन्थ में। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज आया, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ये प्रोटोपोरफाइरिन नाइन्थ जो होगा ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हीम में। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? फेरोचिटोलेज। ठीक है, फेरोचिटोलेज। अब यहाँ पे जो होगा वो क्या आएगा? देखो हीम में क्या होता है? पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है, और आपका आयरन होता है। तो अब यहाँ पे कौन एंटर करेगा? आयरन 2+। ध्यान रखना किसकी फॉर्म में एंटर करेगा? आयरन 2+। क्या बन गया हमारा? हीम बन गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो यही चीज़ें तुम्हें समझनी है कि फेरोचिटोलेज आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आयरन 2+ की फॉर्म में जोड़ा, जिसके से क्या बन गया? हीम बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें ये पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला हो गया। ठीक है, अब देखो सुनो, मैं इसमें तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि रेगुलेशन। देखो ये समझ आ गया ना पूरा? देखो अगर कभी भी पेपर में आए तो तुम्हें ये सारा लिख देना है जो भी है। ठीक है, और ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसे तुम क्या करना, आराम से एक दो बार कॉपी पे लिखना। ठीक है, एक दो बार कॉपी पे लिखोगे, फिर बिना देखे लिखना। ठीक है, बिना देखे। और हर रोज है ना, हीम बायोसिंथेसिस मतलब कम से कम हर रोज नहीं, मतलब कम से कम हर रोज 5 दिन कर लोगे ना इसकी तैयारी, इस रिएक्शन की, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, पता है मुझे याद करना है, लेकिन मैंने बोला ही था सब्जेक्ट को समझने के भी होते हैं और याद करने के, दोनों चीज़ होती है सब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट में कभी भी एक चीज़ नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सब्जेक्ट में हमेशा 2 चीज़ जरूर होती हैं, समझने की भी चीज़ होती है और याद करने की चीज़ होती है। ठीक है, तो इतना समझ आया? ठीक, अब समझो, मैं तुम्हें रेगुलेशन समझाता हूँ। देखो बच्चों, रेगुलेशन समझो। देखो मैंने अभी तुम्हें एक एंजाइम पढ़ाया था जिसका नाम था ALA सिंथेज। ठीक है, अब देखो ALA सिंथेज जो होता है ना, इसकी 2 आइसोफॉर्म होती हैं, 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं। पहली जो आइसोफॉर्म है वो ALS टाइप 1 और ALS टाइप 2। ध्यान रखना। ठीक है, ALS एलेनिन लेविलोनिक एसिड टाइप 1, सिंथेज टाइप 1। ठीक है, ठीक, ये जो होता है ये आपका ऑल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये जो होता है ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपका होता है इरिथ्रोब्लास्ट में। इरिथ्रोब्लास्ट सुनी है सेल्स? इरिथ्रो, जो कि क्या करती हैं? आगे चल के रेड ब्लड सेल्स बनाती है ना। रेब क्यों लिख रहा हूँ मैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है,
तो आगे चल के क्या इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है वो आगे चल के क्या बनाती हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो ध्यान रखना ALS टाइप 1 सब में प्रेजेंट होता है टिश्यू में, और ALS टाइप 2 इरिथ्रोब्लास्ट में होता है। ठीक है, ठीक। अब समझना, अब एक कंडीशन समझो, मान लो मतलब एक तरह से तो मैं रेगुलेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एक तरह से समझो इसको। देखो मान लो आपका हीम सिंथेसिस ज़्यादा हो गया, ठीक है, हीम सिंथेसिस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब हीम सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये जो हीम होता है ना वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, हेमिन में कन्वर्ट हो जाता है। हेमिन, हाँ, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेमिन में। देखो इसमें आयरन किसकी फॉर्म में होता है, +2, और इसमें जो आयरन होता है वो होता है +3। तो क्या होता है, जो ये ज़्यादा हीम जो होता है ना, ये आपका 2+, आयरन इसका 2+ में, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से Fe3+ बन जाता है। ठीक, फिर ये क्या करता है, ये हेमिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये मान लो ये मेरा अब ये एंजाइम जो है ना, इसके आंसू निकल गए हैं, ठीक है। कौन है ये, ALA सिंथेज टाइप 1। तो हेमिन क्या करता है, हेमिन इसको क्या करता है, इसकी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, या ALA सिंथेज का जो अमाउंट होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है। देखो ALA सिंथेज क्या, प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीन नेचर का तो कहाँ से आया है, mRNA से, mRNA कहाँ से आया है, DNA से, और DNA में जीन प्रेजेंट है इसका, ठीक है। तो क्या करेगा, हेमिन जो होगा ना वो इसके सिंथेसिस को या अमाउंट को कम कर देगा, ALA सिंथेसिस। तो ये कम बनेगा, तो सिंपल सी, अगर ये कम बना तो सिंपल सी बात है क्या होगा, जो ग्लाइसिन और सक्सिन कोएंजाइम होंगे वो, ठीक है, आपस में रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन ये एंजाइम कम है, ठीक है, और इसको अगर कम सबस्ट्रेट मिलेंगे तो सिंपल सी बात है कम हीम बनाएगा। इतना समझ आया, ठीक है। हाँ, अब ये समझना कि ये हेमिन जो है ये इसकी प्रोडक्शन को कम कैसे कर देता है। ये 3 मेथड से कम करता है। पहला जो होता है क्या करता है, ये रिप्रेस कर देता है, रिप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इट्स जीन, इसके जीन का कर देता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या करता है, हेमिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है डिग्रेडेशन, ठीक है, किसका, mRNA का। देखो जो mRNA ALA सिंथेज, जो mRNA में कोडन प्रेजेंट होगा ALA सिंथेज का, तो क्या करेगा, ये mRNA को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब जो उसका कोडन प्रेजेंट mRNA में था ALA सिंथेज का, वो नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो तीसरा स्टेप क्या कर देगा, ये इम्पोर्ट डिक्रीज कर देगा, किसका, ALA सिंथेज का टाइप 1, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट रोक देगा, किसका, ALA सिंथेज टाइप 1 का, कहाँ से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब सुनो, अब देखो जब कभी भी ALA सिंथेज टाइप 2 में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या कॉज होता है फिर, मतलब क्या डिसऑर्डर होता है आपका, होता है एक्स लिंक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर ALAS में टाइप 2 में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी म्यूटेशन हो गया मतलब इसकी डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब ये बनेगा नहीं, तो क्या होता है, एक्स लिंक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड पॉइजनिंग। देखो लीड पॉइजनिंग क्या है, देखो जो लीड होती है ना, लेड जो PB होता है, ये आपका तीन जगह ये आपका क्या करता है, एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। कैसे, देखो ये पहली जगह कहाँ जाता है, जो ALA सिंथेज टाइप 1 होता है ना, ये वहाँ पे क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीम सिंथेसिस रुक जाती है। दूसरी जगह कहाँ जाता है, दूसरा एंजाइम है ALA डिहाइड्रेटेज, वहाँ पे रोक देता है, ठीक है। और ALA डिहाइड्रेटेज कैसा होता है, जिंक कंटेनिंग होता है ना।
तो लीड क्या करेगा, इस जिंक को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से जैसे ही ALA डिहाइड्रेटेज से जिंक रिप्लेस हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हीम सिंथेसिस कम होगी। और तीसरा एंजाइम है फेरोचिटोलेज। ठीक है, फेरोचिटोलेज को भी क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो लीड पॉइजनिंग में क्या होता है, जो आपका लेड होता है वो आपका ALA सिंथेस टाइप 1 को इनहिबिट कर देता है, ALA डिहाइड्रेटेज में जिंक को हटा देता है, जिसकी वजह से हीम सिंथेसिस रुक जाती है। और फेरोचिटोलेज को भी ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हीम सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही था। ठीक है, हीम सिंथेसिस आपका हो गया पूरा। अब आगे जो आएगा वो आपका पोरफायरिया टॉपिक आएगा। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लेना पहले से, फिर मैं आपका कल ये करा दूंगा पूरा। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।